हेलो नमस्ते जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए जेपीएससी मेंस के पॉलिटी का क्वेश्चन को लेके आया हूं, जिसमें हम लोग पॉलिटी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है और ये पेपर 4 का क्वेश्चन है जो पॉलिटी का है, विषय कोड संख्या 17 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट का जैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। निम्नांकित में से कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे संविधान में, ठीक है। ऑप्शन था संप्रभुता, समाजवादी अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता, समाजवादी लोकतांत्रिक अखंडता, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक अखंडता। कौन सा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में? ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। जिसने भी ऑप्शन बी मारे बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ गया है हमारा सेकेंड नंबर। क्वेश्चन सेकेंड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन था आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33। तो इसका सही आंसर है वो आर्टिकल 32। अगर हम लोग बाकी के ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं, जो अनुच्छेद 30, 31 और 33 है, तो अनुच्छेद 30 में बतलाया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और 31 में बतलाया गया है वो है संपत्ति के अधिकार का दायरा से संवैधानिक संशोधन के बारे में। और जैसा कि आर्टिकल 33 में बतलाया गया है, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी या सशस्त्र बलों या अन्य मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके तथा कार्य करने एवं अनुशासन को बनाए रखने के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। और जैसा कि आर्टिकल 32 में हम लोग को 5 रीड के बारे में जानकारी मिली है, जैसे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, प्रतीक्षा, ठीक है, हैबेस कॉर्पस, मैग्नेटमस प्रोविजन और क्यूबरेंटो अर्सेटेरियल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को बतलाया गया था। और थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट आर प्रोवाइडेड? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं निर्धारित है? राष्ट्रपति से संबंधित ये सवाल है। तो जैसा कि हम लोग आर्टिकल 52 से ये शुरू होता है, तो यहाँ ऑप्शन भी दिया है आर्टिकल 56, 57, 58, 59 जी। तो इसका सही आंसर है वो अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जैसा कि हम लोग अदर ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं, आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का पदावधि, ठीक है, जो 5 साल के लिए होता है। और अनुच्छेद 57 है वो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। और 58 है वो योग्यता के बारे में दिया गया है, जो सवाल में पूछा गया है, ठीक है। और 59 है वो प्रेसिडेंट संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, इसके बारे में बतलाया गया। ये भाग 5 का अध्याय 1 से संबंधित है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्ट इस्टेब्लिश्ड राज्यसभा? किस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947,
ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, जिसमें हम लोग को राज्यसभा की स्थापना के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। और जैसा कि अगर हम लोग अदर ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बतलाया गया है। ये इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, ठीक है, और मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं ऐसा बतलाया गया है, जिसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है और इसी समय मिंटो भारत के वायसराय भी थे, ठीक है। ये 1909 के बारे में बतलाया गया है। और अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में जाना जाता है। ये केंद्र के द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, केंद्र के द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। इसी में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। और अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं तो इस अधिनियम में 321 आर्टिकल और 10 अनुसूची थी। 1935 में भारतीय परिषद का अंत हुआ था, आरबीआई की स्थापना भी हुई थी, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। ये 1935 में बतलाया गया था। और अगर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें 20 धाराएं थी, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान भी हुआ था अलग, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में 2 राज्य बने थे, 2 कंट्री बने थे और 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। और जब तक नया संविधान ना बन जाए तब तक इसी अधिनियम द्वारा शासन होगा। ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का पर आबद्धकारी होगी? ऑप्शन जिस तरह दिया हुआ था, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 146। तो इसका सही आंसर है वो आर्टिकल 141 अनुच्छेद 141, जिसमें उच्चतम न्यायालय से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो अगर आर्टिकल 140 की बात करते हैं तो जिसमें बतलाया गया था संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्ति प्रदान करने के बारे में, ठीक है। और अनुच्छेद 141 के बारे में बतलाया गया है सुप्रीम कोर्ट घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध करना होगा, ठीक है। और अगर 143 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की प्रेसिडेंट की शक्ति के बारे में बतलाया गया है। और आर्टिकल 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी व सेवक तथा व्यय को बताया गया है, ठीक है। ये अनुच्छेद 146 में बतलाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। ये भाग 5 का है संघ के बारे में, जो 42 से 151 तक है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच बिल कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव जुडिशियल ऑफ लोकसभा, ठीक है। कौन से विधेयक पर लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व है? ऑप्शन था मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, नन ऑफ दिस। धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मनी बिल या धन विधेयक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी मारा है वो बिल्कुल ही सही है। विधेयक के बारे में लोकसभा से का संपूर्ण प्रभुत्व है तो ये धन विधेयक होगा, ठीक है। जिसका आर्टिकल 110 के बारे में बतलाया गया है, जिसमें लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर नहीं लौटाया गया तो इसे पारित ही समझा जाता है। कौन सा? धन विधेयक। और वित्त विधेयक है वो आर्टिकल 117 है। जबकि वित्त आयोग की बात करते हैं तो हम लोग वो अनुच्छेद 280 है। यहाँ पे वित्त विधेयक की बात है तो आर्टिकल 117 की बात है। और संविधान संशोधन विधेयक है जो
127वां संविधान संशोधन द्वारा है 2021 में पारित किया गया है। यह आर्टिकल 368 के तहत है। एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर है वो ए है, धन विधेयक। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं तो विच स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज नोट बाय कैमरियल लेजिस्लेचर, मतलब कि कह रहा है निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, उड़ीसा है। ठीक है, अगर हम लोग द्विसदनात्मक विधायिका के बारे में जानकारी लेंगे तो अभी तक तो 6 स्टेट में ही है आउट ऑफ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, और जो 6 स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, ठीक है, यूज आम बिक गए। ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10th शेड्यूल हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन हमारा दिया हुआ था 24 संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 52वां और 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 8 का जो सही आंसर है वो 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी मारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और अगर हम लोग बाकी संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं तो 24th संविधान संशोधन है वो 1971 में हुआ था, जिसमें संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, और जो 42वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन है वो 1976 को, जिसमें प्रस्तावना को जोड़ा गया है वो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता और एकता को जोड़ा गया। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का बारे में बतलाया गया। ठीक है, और अगर 73 जो 1992 से 93 तक है, इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, पंचायती राज्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 52वें संविधान संशोधन। ठीक है, अगर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति घोषित की गई है। ठीक है, ऑप्शन दिया था कभी नहीं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, नेवर, वंस, ट्वाइस, 4 टाइम्स। तो ये इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कभी नहीं। ठीक है, तो 9 का वो आंसर होगा वो कभी नहीं। ठीक है, जैसा वित्तीय आपातकाल जो भाग 18 में बतलाया गया आपात प्रबंधन के बारे में, आपदा प्रबंधन है भाग 18 में। और जैसा कि हम लोग और आपातकाल के बारे में जानकारी लेते हैं तो आर्टिकल 352 में दिया है वो राष्ट्रीय आपातकाल का है, जिसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण ये आपातकाल घोषित किया जाता है। और अनुच्छेद 356 में वो राजकीय आपातकाल है, जिसमें फर्स्ट बार पंजाब में लगाया गया था। और अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो यह वित्तीय आपातकाल है। इसकी घोषणा के 2 मंथ के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना होगा और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो किसी भी समय इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग ये आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल लगाया था फर्स्ट बार। दूसरी बार जो 3 दिसंबर 1971 को लगाया था वो पाकिस्तान युद्ध के कारण। और थर्ड है वो 26 जनवरी 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड सब्जेक्ट। भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नांकित विषयों में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन था नागरिकता, दल बदल, समाज कल्याण, धर्मनिरपेक्ष, सिटीजनशिप्स, एंटी डिफेक्शन, सोशलिस्ट, सोशल वेलफेयर या सेक्युलरिज्म। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दल बदल। ठीक है, जो 91 संविधान संशोधन में बतलाया गया है। ठीक है, किस विषय पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो अगर हम लोग जानकारी लेते हैं 51वां संविधान संशोधन के बारे में, तो 2003 में हुआ था और दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया था। और साथ ही साथ केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। ठीक है, कितना होगा? 15%। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 में है। ठीक है, और ये भाग 2 में है नागरिकता के बारे में, जो 5 से 11 तक है। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो नोन टू हैव इनकॉर्पोरेटेड अस नेसेसरी इविल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है। जैसा ऑप्शन दिया हुआ था, बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकार का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा बतलाने की नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर 12 की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लॉ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? ऑप्शन हमारा था नेहरू रिपोर्ट, उद्देश्य प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और अगर हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये अगस्त 1928 को पारित किया गया था, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू और सचिव थे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। ठीक है, इसी प्रारूप को हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जो उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन के बारे में कहते हैं, वो 1946 में नेहरू द्वारा ही पारित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल मेन ठीक है पार्ट में थे, और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, फ्रीडम, फेथ, वर्शिप, ये सब का मेन पर्पस था इसके बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो इसका 12 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, करेक्ट है। अगर हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर है, तो क्वेश्चन आ चुका है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? तो ऑप्शन था हमारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, वो लागू नहीं हुआ था। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो लागू नहीं हुआ था। ठीक है, और अगर हम लोग नागरिकता के बारे में बोलेंगे तो ये पार्ट 2 में बतलाया गया है, वो अनुच्छेद 5 से और 11 तक। चुनाव से संबंधित है वो पार्ट 15 में है, 15 में 324 से 29 तक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है वो है पार्ट 3 12 से 35 तक। ठीक है, और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। तो 14 का जो सही आंसर है वो राष्ट्रपति है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है कौन राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति। बाकी संसद, राज्यपाल और प्रधानमंत्री नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन विथ रिगार्ड्स टू ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। संविधान के किन अनुच्छेदों में अखिल भारतीय सेवाएं, यहाँ पे है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल ड्यूटीज़ और राज्य सेवाएं, स्टेट ड्यूटीज़ के संबंध में प्रावधान है। जो हमारा ऑप्शन था वो आर्टिकल 308 से 314, 315 से 318, 320 से 325 और 357 से 378 तक था, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो आर्टिकल 308 से 314 तक, ठीक है, जिसमें हम लोग केंद्रीय लोक सेवा आयोग और इसकी नियुक्ति के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर 315 से 318 के बारे में जानकारी लेंगे तो जिसमें यूपीएससी और पीसीएस आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की भर्ती का अवधारणा के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि ऑप्शन सी के बारे में देखते हैं तो फंक्शन ऑफ पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बतलाया गया है, और डी के बारे में बतलाया गया है आपातकाल प्रकीर्ण संविधान के संशोधन के बारे में, जो भाग 14 से भाग 21 तक है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन गैव द पावर टू प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का। ऑप्शन हमारा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1946। ये था हमारा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो जो 16 है इसका सही आंसर है वो सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जैसा कि मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बतला चुका हूँ, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रॉम वेयर इज द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में एकल न्यायालय प्रणाली को कहाँ से अपनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन हमारा था भारत सरकार अधिनियम 1935, 1909, 1919 और 1858, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ठीक है, जिसका डिटेल को आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 16 में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं, हु इज ऑथराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की कौन अधिकृत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन था भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और द लॉ कमीशन विधि आयोग, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, संसद पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वीकृति करता है वो है संसद। संसद के बिना स्वीकृति नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को किन आधार के अनुसार मनोनीत करता है। कितने सदस्यों के बारे में बात किया गया है, वो 12 सदस्यों को। ऑप्शन हमारा दिया हुआ था सांस्कृतिक समाज के पदाधिकारियों के रूप में उनका प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिशें, देश के राजनीतिक ढांचों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका,
और डी था विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, विज्ञान, कला और साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन था वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं है, वह राज्य मंत्रिमंडल के हितों की देखभाल करता है, वह राज्य के राज्यपाल का मनोनीत व्यक्ति होता है, या वह राज्य मंत्रिमंडल में नामित है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पॉलिटी का था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 40 मार्क्स का था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन था क्रिटिकली डिफाइन द इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र के आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बारे में लिखना था वो 40 मार्क्स का। और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो था भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण होते हैं। ठीक है, क्या आप सहमत हैं? आप अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बतलाना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर थर्ड की ओर बढ़ते हैं तो गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को आध्यात्मिक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? विश्लेषण करें। इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, और अगर नेक्स्ट की ओर देखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन 4 था, वो राइट नोट्स है ऑन द फ्लोइंग है, जिसमें संविधान के आपातकालीन प्रावधान के बारे में लिखना था और राजनीतिक दल एवं दबाव के बारे में लिखना था। और 5 में था डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, जिसमें प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन के मध्य अंतर के बारे में लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा हुआ था वो भी नोट्स लिखना था, जिसमें नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में था, और जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका के बारे में लिखना था। ठीक है, और 7 की ओर बढ़ते हैं तो जिसमें भारत में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। उपयुक्त दृष्टियों के साथ चर्चा करें। इसके बारे में आपको बतलाना था, डिस्कस करना था इसके बारे में। वो भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन 8 की ओर बात करते हैं तो डू यू एग्री दैट द एक्सटिंक्टिंग institution structure in India have led to good governance outcome? Give reason in support of your answer. क्या आप सहमत है भारत में मौजूद संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है? उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ये आखिरी और क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बतलाना था। और इस तरह सारा हमारा जीपीएससी में पूछा हुआ पॉलिटी का सारा क्वेश्चन डिटेल से कवर किया हूँ। और बाकी मेरे चैनल में बने रहिए, जिसमें नागपुरी क्लास को कवर किया जा रहा है। बाकी जितने भी अपडेट और क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।